सुमित्रा आज बहुत खुश थी और वो होती भी क्यों नहीं, आखिर उसकी छोटी बहू जो घर आने वाली थी। सुमित्रा हॉल में बस दरवाजे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी थी। तभी सुमित्रा की बड़ी बहू रागिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, अभी देवरानी जी को आने में समय है, इसलिए अब आप अपनी नींद खराब मत कीजिए और जाकर सो जाइए। जब देवरानी जी आ जाएंगी तो मैं आपको जगा दूंगी, फिर आप अपनी छोटी और प्यारी बहू का स्वागत करते रहना। नहीं बहू, मैंने जिस तरह जाग कर तेरा स्वागत किया था, उसी तरह अपनी छोटी बहू का भी करूंगी। तुझे पता है ना, जब तू इस घर में आने वाली थी तो मैं पिछले 2 दिन से सो नहीं रही थी, क्योंकि मुझे तेरे आने की बहुत खुशी जो थी। सास की खुशी देखकर रागिनी कुछ नहीं कहती और वो अपने कमरे में चली जाती है। और अब कुछ ही देर में सुमित्रा की छोटी बहू शोभा अपने पति विवेक के साथ घर में आ जाती है और अपनी छोटी बहू शोभा को अपने पति के साथ दुल्हन के जोड़े में दहलीज पर खड़ा देखकर अब सुमित्रा बहुत खुश थी। छोटी बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आओ और जिस तरह माता लक्ष्मी हर घर पर अपनी कृपा बरसाती है, ठीक उसी तरह तुम अपने शुभ कदमों से इस घर पर कृपा बरसा दो। अपनी सास की ये बात सुनकर शोभा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर गिराकर घर में प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद वो छोटी मोटी सारी रस्मों को पूरा करती है। सुमित्रा अपनी बहू को उसके कमरे में भेज देती है। अगले दिन जैसे ही शोभा नहा धोकर किचन में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ चूल्हा नहीं बल्कि गैस सिलेंडर और उसकी रसोई में सारा आधुनिक सामान रखा था, जैसे मिक्सर, अवन, रोटी मेकर और भी बहुत कुछ। हाय दैया, यहाँ तो चूल्हा है ही नहीं, अब मैं अपनी पहली रसोई की रस्म को कैसे करूंगी? शोभा रसोई में खड़ी होकर ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी वहाँ शोभा की जेठानी रागिनी आती है और शोभा को किचन में इस तरह से खड़े खुद से बातें करते देखकर उससे सवाल करती है। क्या बात है शोभा, आज तुम्हारी पहली रसोई है और पहली रसोई में चूल्हा पूजन करने की बजाय तुम यहाँ खड़ी होकर खुद से सवाल जवाब कर रही हो। माफ करना दीदी, लेकिन हम यहाँ खुद से सवाल जवाब नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले हैं। हमने शुरू से ही चूल्हे पर खाना बनाया है और हमें पुराने जमाने वाले इस्तेमाल करने की चीजें ही पसंद आती हैं। यहाँ ये नए उपकरण हमसे इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम गैस पर खाना कैसे बनाएं, क्योंकि हमें तो पुराने जमाने वाली रसोई का इस्तेमाल करने की आदत जो है। शोभा की बात सुनकर रागिनी भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। ये सही है, माँ जी को बड़ा शौक था ना गांव की बहू को उठाकर लाने का। अब देखती हूँ कि माँ जी की प्यारी और लाडली गांव की देहाती बहू आजकल के नए जमाने वाली रसोई में खाना कैसे बनाती है। मैं इसे कुछ भी नहीं बताने वाली और इसको हल्का हल्का समझा देती हूँ, ताकि माँ जी के आगे ये मेरी चुगली ना कर दे। दीदी, आप अपने आप में ही बोली जा रही हैं, मुझे कुछ बताइए ना, मुझे ये सब कुछ जलाना नहीं आता। देखो शोभा, मैं तुम्हें ये तो बता सकती हूँ कि इस पर खाना कैसे बन सकता है, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है और पहली रसोई में सबसे पहले चूल्हे पर पूजा की जाती है, फिर उसके बाद में खाना बनाया जाता है। इसलिए तुम अपनी पूजा पाठ कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे जलाना है इसको। लेकिन दीदी, हम चूल्हे का पूजन कर लिए हैं, आप हमें बता दीजिए इस पर खाना कैसे बनेगा। शोभा की बात सुनकर रागिनी को ना चाहते हुए भी उसे ये बताना पड़ता है कि गैस कैसे जलाई जाती है। थोड़ी देर में रागिनी उस गैस को जलाना और बुझाना सीख जाती है। घर का कौन सा सामान कहाँ रखा है ये भी वो उसे सिखा देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब समस्या ये थी कि शोभा उस पर खाना कैसे बनाए, क्योंकि शोभा को मसाला पीसने के लिए ना तो सिलबट्टा दिख रहा था और ना ही रोटियां बनाने के लिए तवा। दीदी तो सब कुछ बताकर चली गई, लेकिन खाना तो हमें ही बनाना पड़ेगा ना। अब हमें समझ भी नहीं आ रहा खाना कैसे बनाए। एक काम करते हैं, यहाँ पर कुकर रखा है, कुकर में खड़े मसाले डालकर पनीर की सब्जी बना लेते हैं और कढ़ाई में तेल डालकर पूरी बना लेते हैं। ना रोटी की टेंशन, ना ही सब्जी की। अब इस तरह शोभा जैसे तैसे खाना बना लेती है। अब सभी लोग जब खाने की टेबल पर आते हैं तो उन्हें खाना पसंद आता है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं था, क्योंकि शोभा ने वो मसाले नहीं डाले
जो पनीर की सब्जी में डालने चाहिए थे। बहू, तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पनीर की सब्जी में मसाले की कमी छोड़ दी है। देख, पनीर की सब्जी में सिर्फ हल्दी नजर आ रही है। वो माँ जी, हमें यहाँ मसाला दिखाई नहीं पड़ा, पर हमने केवल हल्दी ही डालकर सब्जी बना दी। वो क्या है ना, गांव में सिलबट्टा था तो मसाले पीसकर हम सब्जी में डाला करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें ऐसे ही सब्जी बनानी पड़ी। अरे, जब तुम्हें यहाँ की आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल करना नहीं आता तो तुम अपनी जेठानी से पूछ लेती, वो तुम्हें बता देती। माँ जी, मैंने शोभा को बताया था, अब शोभा सही से समझ ही नहीं रही थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। रागिनी की बात सुनकर शोभा की नजरें नीचे झुक जाती है, पर सुमित्रा शोभा की परेशानी बखूबी समझ रही थी, लेकिन फिर भी वो शोभा को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खा लेती है। शाम के समय सुमित्रा रागिनी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, वो क्या है ना, शोभा को गैस पर खाना बनाना नहीं आता, तो तू एक काम कर, ये नए जमाने वाली रसोई तू ही संभाल, तू ही खाना बना। थोड़े दिन बाद उसके लिए पुराने जमाने जैसी रसोई, जिसमें चूल्हा, सिलबट्टा और पुराने जमाने के सामान हो, वो सब रखवा दूंगी। हे भगवान, माँ जी, इसका मतलब आप मुझे कह रही हैं कि नए जमाने की रसोई और पुराने जमाने की जिम्मेदारी शोभा संभालेगी, यानी कि नई वाली मेरी और पुरानी वाली शोभा की। आप इनडायरेक्टली हमें अलग कर रही हैं। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अलग नहीं कर रही हूँ। जिस तरह तू मेरी बहू है और मुझे तेरी हर चीज समझनी पड़ती है, ठीक उसी तरह शोभा भी इस घर की बहू है, इसलिए मुझे उसकी सारी परेशानियों को समझना होगा। बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने तो पहले ही आपको समझाया था, गांव की बहू मत लाइए, क्योंकि गांव की बहू को चूल्हे पर खाना बनाना आता है, ना कि गैस पर। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तू ये बता, आज शाम का खाना तू बनाएगी या मैं खुद बना लूं? बना लूंगी, इतना गुस्सा मत कीजिए। जहाँ सुमित्रा और रागिनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वहीं दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ शोभा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, लगता है मुझे शादी करने से पहले यहाँ के आधुनिक उपकरण के बारे में जान लेना चाहिए था। अगर मुझे नए जमाने की रसोई इस्तेमाल करना आता तो शायद माँ जी इतनी परेशान नहीं होती। शोभा अब उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को रागिनी जब खाना बना रही थी, तो शोभा उसके नए जमाने वाली रसोई में आती है और अपनी जेठानी को खाना बनाते हुए देखती है, लेकिन अब भी शोभा को समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब अगले दिन शोभा रसोई में ही कुछ मिट्टी और ईंट लेकर आती है और वहीं पर चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वो बाजार जाकर तवा और सिलबट्टा खरीद कर ले आती है। जहाँ एक तरफ रसोई में नए जमाने के सामान थे, तो वहीं अब रसोई में शोभा पुराने जमाने की रसोई बनाकर तैयार करती है। जिसके बाद शोभा सुबह का खाना अपनी पुरानी जमाने की रसोई पर बनाती है। जब सभी लोग सोकर उठते हैं, तो देखते हैं कि रसोई से धुआं निकल रहा था। माँ जी देखिए, रसोई से धुआं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शोभा नए जमाने की रसोई में खाना बनाने गई हो? और नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता, शुभ शुभ बोल, सुबह का समय हो रहा है। लेकिन माँ जी, किचन से धुआं क्यों आ रहा है? वहाँ जाकर ही पता चलेगा, चलिए जल्दी चलते हैं। अब इस तरह सुमित्रा और रागिनी किचन में जाते हैं, जहाँ वो नए जमाने की रसोई में ही पुराने जमाने की रसोई देखकर हैरान हो जाते हैं। और बहू, तू ये क्या कर रही है? तुझे पता भी है तूने हमें कितना डरा दिया था। माफ करना माँ जी, लेकिन मुझे नए जमाने की रसोई इस्तेमाल करना नहीं आता। आप और दीदी कब तक अकेले इस घर में खाना बनाते रहेंगे, इसलिए मैंने खुद ही नए जमाने की रसोई में ही पुराने जमाने की रसोई बना ली। अब आप लोग फिक्र मत करिए और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। शोभा की बात को सुनकर अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जब सभी लोग उसके हाथों का खाना खाते हैं, तो उन्हें उसके हाथ के खाने में गांव के खाने का स्वाद आता है। और इस तरह अब सुमित्रा के घर पे दो तरह की रसोई हो जाती है, एक नए जमाने की तो एक पुराने जमाने की रसोई। एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी देखने में बहुत सुंदर थी और प्यारी भी थी, लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी कि हमेशा नींद में रहती। कोई भी उसे देखता तो यही लगता कि वो सो रही होती या फिर वो आधी नींद में होती। नंदिनी के माता पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव के हर डॉक्टर और वैद्य को उसे दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी इस अजीब सी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया।
धीरे धीरे गांव के लोग नंदिनी को नींद में रहने वाली कहने लगे थे, जिसे सुनकर उसके माता पिता को बहुत दुख होता। एक दिन नंदिनी की माँ गायत्री उसके पिता मनोज से कहती है, मनोज जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? देखिए ना, गांव वाले हमारी बेटी का कितना मजाक उड़ाते हैं। सब लोग उसे नींद में रहने वाली बोलते हैं। गायत्री, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है? मेरी कुछ नहीं लगती वो। अरे वो मेरी भी बेटी है, उसकी चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। अरे इतने डॉक्टरों से दिखा चुका हूँ उसे, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज कर ही नहीं पाता है। तो मैं क्या करूँ? मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी बच्ची का ऐसा हाल है, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी की धीरे धीरे उम्र हो रही है शादी की, तो कुछ तो करिए। किसी को पता चलेगा उसे नींद की बीमारी है तो कौन ही करेगा मेरी बेटी से शादी। और वो अपने ससुराल जाके क्या ही जिम्मेदारी निभाएगी जब वो घर में पूरा दिन सोती ही रहेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मैं जल्दी से अपनी बेटी का इलाज करवा दूंगा और वो सही हो जाएगी। तुम मेरी सलाह मानो, उस पे ना ज्यादा ध्यान दो, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये मुझे मत बताओ, मुझे पता है। और एक काम करता हूँ, जाता हूँ किसी समझदार इंसान से ना बात करता हूँ, वही कोई रास्ता बताएंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। आपको जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि मुझसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती है। औलाद के होते हुए भी बे औलाद सा महसूस होता है मुझे। नंदिनी की इस हालत का गांव के बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो सभी नंदिनी से प्यार करते थे, लेकिन वो उनके साथ खेल नहीं पाती थी और ना ही उन्हें कोई कहानी सुना पाती, क्योंकि वो तो हमेशा सोती ही रहती। फिर भी बच्चों ने नंदिनी का साथ नहीं छोड़ा। जो काम वो पहले बच्चों के लिए क्या करती थी, अब बच्चे वो सब कुछ उसके लिए करने लगे थे। सभी बच्चे मिलकर उसकी खिड़की के पास बैठकर उसे कहानी सुनाते रहते। नंदिनी नींद में कहानियों को सुनकर मुस्कुराती रहती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया हुआ था। उसने गांव के लोगों से सुना कि नंदिनी हमेशा नींद में रहती है। साधु ने नंदिनी के माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। साधु ने नंदिनी को देखा और कुछ देर के लिए उसकी नब्ज देखी और फिर उससे कहा, ये लड़की तो विशेष है। आप जिसको अभी श्राप समझ रहे हो, ये कोई अभी श्राप या बीमारी नहीं। अरे ये एक वरदान है जो भगवान ने इसे दिया है ताकि ये जन कल्याण कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किस वरदान की बात कर रहे हैं? मेरी बेटी तो एक साधारण कन्या है। आपकी लड़की साधारण जरूर है, लेकिन इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो असाधारण है। इस लड़की को बहुत ऐसे सपने आते हैं जो भविष्य की घटनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन ध्यान ना देने के कारण कोई सावधानी बरत नहीं पाता। इसलिए मैं कहूँगा आप अपनी बेटी के सपनों पर ध्यान दें ताकि वो आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में सबको बताए और सबकी मदद करे। साधु महाराज, हम बहुत साधारण इंसान हैं, हमें आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। हमें बस आप इतना बताइए, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी या नहीं? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों की बेटी का जन्म जन कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए और आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। साधु ने इतना कहकर नंदिनी के माता पिता को एक विशेष विधि सिखाई, जिसमें नंदिनी अपने सपनों को याद कर सके और समझ सके। वो विधि नियमित ध्यान और योग के अभ्यास पर आधारित थी। धीरे धीरे नंदिनी ने साधु की विधि का पालन करना शुरू कर दिया और अपने सपनों को गहराई से झांकने लगी। कुछ महीने बाद नंदिनी ने एक सपना देखा, जिसमें उसने देखा कि गांव में एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। उसने अपने माता पिता को ये सपना बताया। पहले तो माता पिता ने इसे एक साधारण सपना समझा, लेकिन फिर उन्हें साधु की बात याद आई। उन्होंने गांव के सरपंच से बात की और सभी को नंदिनी के सपने के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद सरपंच ने उससे कहा, मनोज, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तूफान के आने से पहले ही उसका पता चल जाए? सरपंच जी, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं खुद शौक में हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अरे आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। आपको याद है उस दिन साधु महाराज हमारे घर आए थे, तो उन्होंने हमारी बेटी को बीमार हालत में देखा तो कहा था कि वो जो सपना देखती है उस सपने का कोई उद्देश्य होता है असल जिंदगी से। मुझे तो अब ये लगता है ना, हो सकता है उसके सपने में जो कुछ भी आता है हमारे गाँव के लिए ही आता है।
उसके सपनों के जरिए हमारे गांव पे आने वाले संकटों के बारे में हमें पहले ही पता चल जाएगा। जी सरपंच जी, आप हमारा भरोसा कीजिए। हम भी इस गांव में रहते हैं। कल को अगर कोई नुकसान होगा गांव में तो नुकसान तो हमारा भी होगा ना। और आप तो जानते हैं ना, साधु महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, और साधु महाराज को झूठ बोलने से क्या ही मिल जाएगा। गांव के सरपंच ने गायत्री और मनोज की बातों पर भरोसा किया। गांव के लोगों को सारी बातें बताई गई। गांव के लोगों ने नंदिनी की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया। उन्होंने तूफान आने से पहले सभी तैयारी कर ली। कुछ दिनों बाद जैसे ही नंदिनी ने सपना देखा था कि गांव में एक बड़ा तूफान आया, लेकिन गांव के लोग तो पहले से ही तैयार थे, इसलिए कोई खास बड़ा नुकसान नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग नंदिनी को दिव्यदर्शी मानने लगे। नंदिनी के सपनों ने कई बार गांव की विपदाओं को बचाया। धीरे धीरे उसका जीवन अब बदल चुका था। अब वो नींद में रहने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक भविष्यवक्ता बन चुकी थी। नंदिनी के सपने अब विपदाओं की चेतावनी ही नहीं देते, बल्कि गांव वालों को कोई सकारात्मक और महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया करते। नंदिनी ने अपने सपनों में नई फसलों की, खेतों की, बल्कि अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी सही उपयोग किया और नए विचारों के बारे में भी देखा। गांव के लोग नंदिनी के सपनों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को सुधारने लगे। और ऐसे बदलाव देखकर मनोज ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, बेटा, मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि तेरा जन्म इस संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है। तू किसी देवी का रूप है, तभी तो तुझे सपनों के जरिए सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, और तेरे सपनों की मदद से लोग अपना जीवन बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नींद में होने के कारण आप लोगों को ना जाने गांव वालों से क्या क्या सुनना पड़ा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत नींद आती है। बेटा, क्या कर रही हो तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारा जन्म ना लोगों की मदद के लिए हुआ है, इसलिए अब तुम्हारी नींद का मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। तुम जितना चाहो उतना सो सकती हो और आने वाले सपनों के बारे में बताकर लोगों की मदद भी कर सकती हो। अब तो हमारे गांव में लोगों को तुम्हारे सपनों से परेशानी नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों के बारे में जानकर खुशी होती है, ताकि वो पहले से सतर्क हो सके हर चीज के लिए और अपने जीवन में बदलाव ला सके। अपने पिता की बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश होती है और समय बीतता जाता है। तभी एक दिन नंदिनी एक अद्भुत सपना देखती है। उसने देखा कि एक दूर देश से एक महान यात्री गांव में आया है। वो यात्री गांव के लोगों को नई नई तकनीक और ज्ञान से परिचित कराएगा और जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। नंदिनी ने अपने माता पिता और गांव के सरपंच को इस सपने के बारे में बताया। गांव के लोग इस खबर से बहुत खुश हुए और इस यात्री का स्वागत करने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद सच में एक यात्री गांव में आया और गांव के लोगों को नई नई तकनीक और विचारों से परिचित करवाया। यात्री के ज्ञान और अनुभव से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। नंदिनी की भविष्यवाणी अब सटीक होने लगी थी। उसने सपनों का उपयोग करके गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गांव में खुशहाली और समृद्धि का माहौल छा गया। लोग नंदिनी को अब देवी मानने लगे थे। नंदिनी का जीवन अब पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो नींद में रहने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि और ज्ञान का स्रोत बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी पूजा करते और उसको मान सम्मान दिया करते। एक दिन गांव के सरपंच ने उसके सम्मान में एक सभा बुलाई और उसको फूलों की माला पहनाते हुए कहा, नंदिनी हमारे गांव की वह लड़की है जिसने इस गांव के भविष्य को ही बदल कर रख दिया। जिस तरह गांव आज हमारा है, या जिस तरह की सुख सुविधाएं हमारे गांव में आज उपलब्ध है, वैसी सुख सुविधाएं हमारे आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। नंदिनी के सपने और नींद में रहने के कारण आज इस गांव का भविष्य पूरी तरह ही बदल गया है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इन फूलों से मैं नंदिनी का सम्मान करता हूँ और उसे बधाई देता हूँ। नंदिनी का सम्मान समारोह देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंदिनी की कहानी दूर दूर के गांव में भी फैल गई और दूसरे लोग भी उससे मिलने आने लगे और उसकी भविष्यवाणियों का लाभ उठाने लगे। नंदिनी ने अपने सपनों का उपयोग करके न केवल गांव की बल्कि आसपास के गांव को भी बेहतर बनाया और इस प्रकार नींद में रहने वाली नंदिनी ने अपने सपनों के माध्यम से दुनिया को बदल दिया। गांव से दूर कोने में स्थित एक छोटा सा परिवार जो अपने आप में खुश और संतुष्ट था। इस परिवार में रामलाल, उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई श्याम रहा करते थे। श्याम हंसमुख और मेहनती लड़का था। उसका गांव में सभी के साथ अच्छा संबंध था, खासकर उनके पड़ोस में रहने वाली राधा के साथ। राधा एक विधवा थी जिसके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। एक दिन श्याम अपनी घर की छत पर खड़ा हुआ राधा से बात कर रहा था। आप कहीं गई थी क्या? आपके बिना तो पूरा मोहल्ला सूना हो गया था। ऐसा लग रहा था मोहल्ले में कोई रहता ही नहीं है। अच्छा जी, मुझे इतना याद किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे भी इतना कोई याद कर सकता है। नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं आपको थोड़ी याद कर रहा था।
मैं तो आपकी छोटी बेटी को याद कर रहा था। वो क्या है ना, जब वो आती है, खेलती है, कूदती है, उसको देखकर ना मन लग जाता है। लेकिन जब वो नहीं होती है तो बहुत सूना सूना लगता है। वो दिखी नहीं थी इसलिए पूछ रहा था बस। यही हाल मेरे मायके में भी है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी और वहाँ भी मेरी बेटी को सब बहुत याद कर रहे क्योंकि उसके बिना किसी को मन ही नहीं लगता। आपकी बिटिया है ही इतनी प्यारी, वो तो किसी की भी गोद में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो रोती भी नहीं है, वरना मोहल्ले के बाकी बच्चों को देखो भाई, छू क्या दो रोने लग जाते हैं। फिर उसके माँ बाप आकर कहते हमारे बच्चों को हाथ क्यों लगाया, ये क्यों किया। लेकिन आप तो रोक टोक करती नहीं हो, अपनी बच्ची को सबके साथ खेलने देती हो, सबके साथ जाने देती हो। अरे ये चीज ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो ना तो रात के 12 बजे कॉल कीजिएगा मुझे, मैं आ जाऊंगा। 1 मिनट, मैं कैसे आऊंगा? मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। लाइए नंबर दीजिए। शाम का उसकी परवाह करना राधा को तो बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसे नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। शाम और राधा की सारी बातें शाम की भाभी सीता सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो शाम के पास आती है और उससे कहती है, देवर जी, आप छत पर एक्सरसाइज करने के लिए आए थे या अपनी पड़ोसन राधा से मिलने के लिए? वैसे ही आप दोनों के बीच कम अफवाहें फैल रही है क्या, जो आप यहाँ अपनी पड़ोसन से बात कर रहे हैं? अरे आप दोनों के चक्कर की बातें न जाने हर मोहल्ले में फैल चुकी है। भाभी क्यों डरती हो इतना यार? अरे लोग क्या सोचते हैं, अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? भाभी ये लोगों का काम है सोचने का, उनको सोचने दो। अरे आप अपने परिवार पे ध्यान दो ना, आपको मुझ पे भरोसा है ना। अरे मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका या भैया का सर झुके। मैं जानती हूँ देवर जी, लेकिन वो क्या है ना कि गेहूं के साथ हमेशा घुन पिसता है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बात हम जानते हैं, ना कि गांव वाले। गांव के लोग यही सोचते हैं कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि राधा से मिलना कम कर दीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। सीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। राधा अपनी बेटी के साथ अकेली रहा करती थी। राधा और श्याम के बीच गहरी मित्रता थी। श्याम अक्सर ही राधा की मदद भी किया करता। श्याम और राधा की इस मित्रता को गांव वाले एक अलग ही नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग उनके संबंध को गलत मानते थे और उनके बारे में अफवाहें फैलाने लगे थे। धीरे धीरे ये अफवाहें श्याम के भाई रामलाल के कानों तक आ पहुंचती है और इस तरह रामलाल श्याम को अपने कमरे में बुलाता है और उससे कहता है, अरे श्याम, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे गांव के लोग तुम्हारा नाम वो क्या नाम है, विधवा राधा, हाँ उसके साथ जोड़ रहे हैं। अरे क्या सच है, जरा तुम ही बताओ। भैया हमारे गांव वालों के पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बैठ जाते हैं, चुगलियां करने लग जाते हैं। कल ही मैंने सुना था सरपंच को कुत्ते ने काट लिया। मैं पूछने गया कि सरपंच साहब आपको कुत्ते ने काटा है, तो वो कहता है मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, भड़क गया मुझ पे ही। देखिए भैया, इसी तरह ना अफवाह फैलाई जाती है। भैया ये उनका काम है, उनको अपना काम करने दो। उनको चुगलियां करनी आती है तो करने दो। अब बात रही राधा जी की, अरे वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। उनके पति के जाने के बाद मैं बस उनकी मदद करने जाता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अरे श्याम, तुम और राधा अच्छे दोस्त हो, ये सब बात तो मैं मान लूंगा, लेकिन गांव वालों को कैसे समझाओगे? और वैसे भी वो काफी समय से अकेले रह रही है, वो अपना देख लेगी। तुम अपने बारे में सोचो और इंसानियत के नाते उसकी जो मदद होगी वो मैं और तुम्हारी भाभी कर देंगे। अरे भैया, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। ठीक है भैया, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए भैया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो गलत हो। रामलाल को अपने भाई पर बहुत भरोसा था, लेकिन सीता को शक था। वो श्याम पर नजर रखनी शुरू कर देती है और एक दिन श्याम और राधा साथ में हंसते खेलते बात कर रहे थे और इसी दौरान सीता उन्हें देख लेती है। ये देख सीता का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने पति को इस बारे में खुलकर बताया और रामलाल ने तय कर लिया कि वो श्याम से इस बारे में सीधी बात करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामलाल ने श्याम से कुछ भी नहीं कहा, जिस पर सीता ने रामलाल से कहा, आप देवर जी को कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? जब आपने उन्हें राधा से मिलने के लिए मना किया था तो उनकी हिम्मत कैसे हुई वो राधा के पास बैठकर हंसी मजाक करे, वो भी ये जानते हुए कि गांव के लोग उनके बारे में कितना कुछ गलत बोलते हैं। अरे यार, तुम समझ नहीं रही हो, श्याम कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। अरे मैं उसका भाई हूँ, बड़ा भाई, और अब उसकी निजी जिंदगी में दखल देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। भी तुम अगर कह रही हो तो मैं श्याम से एक बार फिर बात कर लूंगा। अरे श्याम, गांव में तुम्हारे और राधा के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। अरे यार, लोग चलते फिरते
हमको ताना मार देते हैं। इसी बात का मुझे डर था और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे भी बताओ। भैया 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 मैं क्या बोलूं आपको। अरे कितनी बार बता चुका हूँ कि राधा जी और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त है, उनके हालात खराब है, उनको मदद चाहिए होती है तो मैं मदद करने जाता हूँ, कुछ और करने नहीं जाता मैं। और मैं क्यों ही करूँगा। मुझे आप लोगों ने ये संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी की बहू बेटी का फायदा उठाऊं। उनको मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद करने जाता हूँ और मैं जाता रहूंगा। कोई क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देवर जी आप झूठ मत बोलिए। मैंने आपको खुद उस राधा के साथ हंसते और बात करते देखा है। आप उस लड़की के लिए हमसे झूठ बोल रहे हैं। भाभी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी। हंसकर बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी और से प्यार करते हैं। पड़ोस वाली दादी से भी तो मैं कल सुबह बात कर रहा था, वो तो और ज्यादा हंस के बात कर रहा था, मतलब मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। हाँ भाभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। रामलाल श्याम की बात सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे समझाना छोड़ चुका था। अपने परिवार वालों की इज्जत का ख्याल रखते हुए श्याम ने राधा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। तभी एक दिन अचानक से राधा की बेटी बीमार हो जाती है। राधा ने परेशान होकर श्याम से मदद मांगी। उसको तकलीफ में देख श्याम तुरंत राधा के घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और बस इसी घटना ने श्याम और राधा के रिश्तों को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। गांव के लोग और भी ज्यादा बातें बनाने लगे थे। ये सब देखकर गुस्से में रामलाल ने श्याम से कहा, अरे मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपनी जगह सही हो, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। लोग हमारे परिवार का मजाक बना रहे हैं। या तो तुम उस राधा से मिलना छोड़ दो या तो कुछ ऐसा करो कि गांव वाले हमें ताना मारना छोड़ दे। भैया मैं राधा की मदद करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि गांव वालों के ताने आपको सुनने पड़ते होंगे और अब मैं कुछ ऐसा करूंगा ना जिसके बाद आपकी इज्जत बनी रहेगी और आपकी नहीं सबकी इज्जत बनी रहेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। श्याम इस बारे में राधा से बात करता है और उसे अपनी स्थिति को समझाता है। राधा ने श्याम की बात को समझा और तय कर लिया कि अब वो गांव वालों के ताने और उनकी बातों का सामना करेंगे और अपने रिश्तों को साफ सुथरा रखेंगे। इस तरह अगले दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में रामलाल, श्याम, राधा और गांव के सभी प्रमुख लोग शामिल थे। जिसके बाद रामलाल ने पंचायत में कहा, अरे मुखिया जी आप तो जानते ही है ना, मेरे भाई ने आज तक कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। अरे फिर भी आप गांव वाले राधा और उसके रिश्ते की गलत बातें बनाते रहते हैं और हमें ताना मारते रहते हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पंचायत रखी है। जिसको भी मेरे भाई के ऊपर शक है वो जरा सामने आकर साफ साफ सीधी सीधी बात करे। मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे देवर का पड़ोसन के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ये जानते हुए भी लोग उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अरे एक पड़ोसी होने के नाते श्याम उनके सिर्फ मदद करता है। जी मुखिया जी, मैं राधा जी की मदद करता हूँ क्योंकि वो विधवा है, उनको जरूरत है। अगर कोई और उनकी मदद करने को तैयार है तो मैं मदद नहीं करूँगा। बताइए कोई करेगा मदद उनकी? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है सबको? इंसानियत के नाते मैं उनकी मदद करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी आके सामने बोले, वरना बाद में अगर किसी ने बोला तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मुखिया जी, श्याम और मेरा रिश्ता सिर्फ एक अच्छा दोस्त का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को मुझसे ज्यादा परेशानी या कोई दिक्कत है तो मैं गांव छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी शरीफ परिवार की इज्जत उछाली जाए। जब मेरे पति जिंदा थे तभी श्याम मेरे घर आता था, हमारी चिंता करता था, तब तो किसी को गलत नहीं लगा। और आज मेरे पति नहीं है तो वो मेरी मदद करता है तो आपको गलत लगता है? पंचायत के मुखिया ने सारी बातें सुनी और गांव वालों के पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, जिससे पंचायत में ये साफ हो गया कि राधा और श्याम के रिश्ते पर जो भी सवाल उठाए जा रहे थे वो सब बेबुनियाद थे। जिसके बाद मुखिया भी सभी को सावधान करते हुए ये कहते हैं कि अपनी मान मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए। किसी के ऊपर इस तरह बेवजह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और न ही किसी को बदनाम करना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने श्याम और राधा के रिश्तों को गलत तरीके से देखना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया।